हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं साल 2026 के लिए सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन कोर्स फॉर एलएनआईपी बीपीएड 4 इयर्स और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और अगर आप सीयूटी यूजी 2026 में फिजिकल एजुकेशन को एज अ डोमेन लेके किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि पिछले साल यानी कि 2025 में आपका जो पेपर हुआ था उसमें सिलेबस आपका कंप्लीटली चेंज हो गया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा पैनिक थी कि किस तरीके से पेपर आएगा, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। पर हमारे पास 2025 के अब क्वेश्चंस हैं, हमारे पास एक प्रिपरेशन का एक आइडिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनके बेसिस पे हम इस साल अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे और एक स्टेप आगे ही रहेंगे एनटीए से, ताकि वो अगर इस साल और अच्छे क्वेश्चन पूछे तो हम उनसे बेटर अपनी पढ़ाई को करके रखें। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इससे पिछली बार काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी तैयारी होनी कैसे है, आपको हम यहाँ पे पूरा टॉपिक को पढ़ाएंगे और उसके बाद तुरंत पीवाईक्यूज जो आपके हैं वो फटाफट मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। देखो ये हम पूरा टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं और इसके बाद ये जो आपके पीवाईक्यूज आए हैं ये भी मैं फटाफट आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो वो सही तरीके से आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, और साथ ही साथ क्या उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि पीवाईक्यूज को सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बाकी मैं आप सबको बता दूं, अच्छा एक चीज और बता दूं कि हिंदी में भी नोट्स हैं, टेंशन मत लेना। ये सारे नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे क्योंकि ये फ्री क्लास है, डेमो क्लास है, तो ये सब आपको ऐप में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी मैं फटाफट आपको देखो बता देता हूं कि अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो और इस पूरी लिस्ट में शामिल होना चाहते हो साल 2026 के लिए, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 2025 के एलएनआईपी के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आईजीआई के नहीं हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। आप पूरी लिस्ट देख सकते हो और इसमें काफी बच्चे हैं जो नहीं भी हैं क्योंकि उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे, वो उनकी प्राइवेसी का इशू है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं और इस लिस्ट में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो फटाफट, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आप बेस्ट जगह आ चुके हो। कोर्स हमारा जो है 15 दिसंबर से हमारे ऐप पे शुरू हो रहा है। ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करो, या फिर वेबसाइट भी दी हुई है, वहां से भी जाके आप कोर्स को अपने पीसी पे एनरोल कर सकते हो और वहां से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। बाकी जाओ ऐप में साइन अप करो, वहां पे आपको कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स ऑल मिल जाएंगे, उनको भी जाके देखो और 15 दिसंबर से सही टाइम पे हमारे साथ जुड़ जाना ताकि आपका कोई भी मटेरियल ना छूटे। ध्यान रखना जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं ना, आप भी बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोगों के लिए स्पेशल प्लान यहाँ पे है। हम लोग 2 बैचेस करेंगे इसी कोर्स के अंदर, तो आप अभी ज्वाइन कर लो सो दैट अगर आप कभी भी आपको टाइम मिले आपके बोर्ड्स के पहले तो आप लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम बोर्ड्स के बाद दोबारा से इसी पूरे कोर्स को वापस से शुरू करेंगे एकदम जीरो से, तब आप बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि आप बोर्ड से फ्री हो जाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि कोर्स को अभी 15 दिसंबर के हिसाब से ज्वाइन कर लो सो दैट कभी भी आपको मन करे या टाइम मिले तो आप 1 यूनिट 2 यूनिट बैठे बैठे पढ़ लेना आराम से, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम पढ़ेंगे। और फिर जब आप एकदम बोर्ड से फ्री हो जाओ तो जब हम दोबारा से शुरू करेंगे तो फिर आप वहां पे भी इसी बैच के अंदर पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अभी से ज्वाइन कर लो ताकि सारी चीजें और अपडेट्स आपको इसमें मिलती रहे, आप कुछ मिस ना करो। चलो अभी फटाफट शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को और फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप बहुत आराम से उसको सॉल्व कर लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनआरएचएम या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और नोट्स आपको मिल जाएंगे तो चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। चलो, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया था। डेट्स ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके में टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो कभी कभी एकदम बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताओ ये जो पर्टिकुलर मिशन है या स्कीम है ये किस साल में आई थी या फिर ये करती क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2005 में आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम शॉर्ट में एनआरएचएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था 2005 में। इसका काम क्या था? इसका काम था टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, ठीक है, यानी कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन क्या होती है? आपने सुना होगा, एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है। तो जो रूरल होता है वो आपका थोड़ा सा गांव वाला इलाका होता है और अर्बन हम बोलते हैं सिटी वाले इलाके को। तो यहां से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये फोकस करता है जो रूरल एरिया है उन लोगों के ऊपर, उनको हेल्थ प्रोवाइड करने में, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करने में। एक्सेसिबल है यानी कि जो गांव के जो लोग हैं उनके आसपास ही हॉस्पिटल्स होने चाहिए, क्लिनिक्स होने चाहिए, ताकि अगर
उनको कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो तुरंत वहां तक पहुंच पाए। तो एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबल होना चाहिए कि भाई इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि आदमी को सोचना पड़े कि मैं इलाज कराऊं कि ना कराऊं, या फिर मैं कहीं और दूर जाऊं जहां पे और सस्ता हॉस्पिटल मिले। आपके आसपास जो हॉस्पिटल है, एनआरएचएम ये चीज सुनिश्चित करेगा कि वो अफोर्डेबल हो, कम दाम में आप अपना इलाज करा पाओ। और तीसरा, क्वालिटी हेल्थ केयर। पास में है, सस्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ भी होगा, वहां पे क्वालिटी हेल्थ केयर होगा, अच्छे डॉक्टर्स होंगे जो कि आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस एक पैराग्राफ से आप समझ पा रहे होगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक्चुअली में क्या हमारे लिए करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005। किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो एक हमारी एक एंटिटी है पूरी हमारी गवर्नमेंट के अंडर, इन्होंने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। क्या कवरेज है? देखो ध्यान रखो कि ये 18 फोकस स्टेट्स को कवर करता है। ठीक है, अब हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हालांकि ये पूरे इंडिया को ही कवर करता है, हर जगह ये लागू है, लेकिन हमारे कंट्री में 18 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वनरेबल हैं, यानी कि इनमें जो इश्यूज हैं हेल्थ के वो बहुत ज्यादा हैं। अब आप टेंशन मत लेना, इन 18 स्टेट्स का आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसमें यूपी और भी बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। हालांकि अभी मैं इसी लेक्चर को जब दोबारा आपकी क्लासेस के लिए लूंगा तो मैं आपको इसमें लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, तो इस चीज से आप निश्चिंत रह सकते हो। ठीक है, और फिर पूरे इंडिया के ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि 18 फोकस्ड स्टेट्स हैं जिनके ऊपर ये हमारी जो स्कीम है वो अप्लाई होती है। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है जो अभी तक पूछी नहीं गई है बट चांसेस है कि मर्ज इनटू एनएचएम, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये आपका 2013 में आ गया था। ठीक है, 2013 में आपका नेशनल हेल्थ मिशन आ गया था, और ये किससे मिलकर बना था? ये आपका एनआरएचएम, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में आया था, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। देखो ये दोनों अलग अलग थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अलग था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अलग था। इन दोनों को जब कंबाइन करके एक स्कीम बना दी तो इसका नाम रखा नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि 2013 में आपकी आई थी। लेकिन क्योंकि एनआरएचएम इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारी स्कीम्स उसमें थी, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं, और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन या फिर जो आपकी हेल्थ पॉलिसीज हैं वो भी आपका एक टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये भी आपका एक टॉपिक है यहाँ पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। इसमें भी हम बहुत सारी पॉलिसीज हैं उनको कवर करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये इसका पर्पस है, शॉर्ट में लिखा हुआ, आप देख लेना, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फिर देखो आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं एनआरएचएम के। क्या क्या है? सबसे पहला, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं। तो यहाँ पे एनआरएचएम का काम है कि जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं और उनकी डेथ हो जाती है हमारी कंट्री में, तो उसको हमें रोकना है, उस चीज़ को हमें कम करना है। कैसे? इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, नियोनेटल केयर दे सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स को, जो उनकी मदर है, उनको अच्छे से प्रॉपर केयर दे सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे को भी उसमें केयर मिल जाएगी। तो जो सबसे पहला है दैट इज रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, की जो छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है हमारे ड्यू टू न्यूट्रिशन इश्यूज या फिर इम्यूनाइजेशन, उनको सही से वैक्सीन नहीं लग पाती, तो वो चीज़ यहाँ पे कम होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो, अब क्योंकि बच्चे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, अब मदर को भी केयर करनी पड़ेगी और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कभी कभी क्या होता है, जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, या फिर ड्यू टू सम रीजंस ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है, तो या उसके पहले भी हो जाती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे केयर किया जाएगा, और ये बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। तो इसको भी कवर करने के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को भी यहाँ पे कम किया जाएगा, तो इसको भी हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि ये है जेएसवाई है, जनानी सुरक्षा योजना, जेएसएसके है, ये भी हम लोग नीचे ब्रीफ में पढ़ेंगे छोटा छोटा, और उसके बाद जो आपके हेल्थ मिशन वाली स्कीम है वहाँ पे तो जो टॉपिक है उसमें हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर करता है कि मदर्स रिसीव टाइमली मेडिकल सपोर्ट एंड फ्री सर्विसेज, तो उनको टाइमली सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, और ये पूरा काम क्या करता है? सेफ डिलीवरीज का भी ये काम करता है कि भाई अच्छी तरीके से विमेन की डिलीवरी होनी चाहिए। फिर आपका है रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट। अब ये क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वर्क्स टू ब्रिंग डाउन द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन थ्रू फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। अब आपको पता है पॉपुलेशन का इश्यू हमारी कंट्री में है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी इस स्कीम को यूज किया गया था, जहां पे अवेयरनेस फैलाई जाती थी कि एवरेज पेरेंट के कितने बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिसको यूज किया जा रहा था। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्शन को प्रमोट करते थे, स्पेसिंग मेथड्स को करते थे, काउंसलिंग की जाती थी, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, या फिर आपके पर्टिकुलरली कितने बच्चे होने चाहिए, इस चीज के बारे में बताया जाता था। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी देखी? 3 चीज देखी। सबसे पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे हैं उनके डेथ की जो रेशियो है वो कम करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसको कम करना है, जो मदर होती हैं उनको सेव करना है, जो प्रेग्नेंट होती हैं। और टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि
कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ आपको करनी है उसकी अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। फिर फोर्थ है आपका प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। इसके बारे में हमने बात कर ली है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उनके लिए अच्छी जगह है, जो अमीर है उनके लिए अच्छी जगह है और जो गरीब है उनको खराब आप सर्विस दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, अमीर गरीब कोई भी हो सबके लिए सेम रेट्स वहाँ पे होते हैं। अफोर्डेबल होना चाहिए, पैसे की यहाँ बात हो रही है, और क्वालिटी हेल्थ सर्विस यानी कि अच्छी हेल्थ सर्विस आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सस्ता दे रहे हो तो कुछ भी आप वहाँ पे दोगे। फिर स्ट्रेंथन रूरल हेल्थ सिस्टम्स। हमारे जो सब सेंटर्स होते हैं, पीएचसीज जो होते हैं या फिर सीएचसी जो हमारे होते हैं, ये हमारे सारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो इनमें आपको जो भी फैसिलिटीज देनी है, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो लोग होने चाहिए, वो वहाँ पे अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि सिटीज़ में छोटे छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे कैंप्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो फ्री हैं और छोटे हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी करोगे। अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, ताकि वो आपको सही जो भी मेजरमेंट है वो सही मेजरमेंट दे। ऐसा नहीं कि आपकी कोई मशीन खराब है, कैलिब्रेटेड नहीं है और वो कुछ भी मेजरमेंट दे रही है और आप परेशान हो गए कि यार मुझे बीमारी कैसे है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और स्टाफ जो होना चाहिए वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे कि आपको इशू क्या है, आपको ट्रीटमेंट देंगे। और इमरजेंसी सर्विसेज भी यहाँ पे होती है। जैसे ऐसा मानो कि कोई गाँव है, वहाँ पे सिर्फ एक कैंप लगा आपका, मानो कि ब्लड टेस्ट का कैंप लगा, या फिर आपके शुगर टेस्ट का कैंप लगा, या फिर दांत का आपने डेंटल कैंप्स देखे होंगे वो लगे। तो क्या हुआ, आप वहां पे गए, आपने अपना टेस्ट कराया और वहां पे जो स्टाफ है उनको ये समझ में आया कि आपको इशू है कुछ ना कुछ, आपका शुगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपका ब्लड जो लेवल है या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर आपके दांत में बहुत इश्यूज़ हैं। तो वो अगर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको एज एन इमरजेंसी केस घोषित करेंगे और आपको किसी अच्छी फैसिलिटी में फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई यहाँ पे कोई पेशेंट है, इनको ये इशू है, और वो आपको सही तरीके से बता के आपको सही जगह पे भेज देंगे। तो ये भी काम जो होता है, ये भी आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करता है। ठीक है। फिर है इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्लानिंग। तो जो कम्युनिटी है, जो लोग, जो आम लोग होते हैं, उनको भी ये इंक्लूड करती है, ताकि पहले वो उनको समझा सकें कि क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ की, क्यों हमें ये करना ज़रूरी है, और फिर उन लोगों का यूज़ करके वो और लोगों को भी आगे जाके समझा सकें। तो ये क्या आता है आपका, ये आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर आता है, जिसमें आशा एक स्कीम है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई लोकल हेल्थ नीड्स एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन हेल्थ प्रोग्राम्स। तो इससे आपको समझ में भी आता है कि भाई लोकल लेवल पे क्या इशू चल रहा है हेल्थ का, और फिर लोगों को यूज करके आप उनको अवेयर भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आशा की बात करी थी, तो क्या है आशा, इसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट आपने देखा होगा, ये क्या लोग होते हैं, जो लोग एक्टिविटी करते हैं या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉपुलेशन में जाके और फिर अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये क्या होती है, ये ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में अपने हेल्थ वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आशा स्कीम के अंदर ही आता है, जो कि अवेयरनेस फैलाने का काम करती हैं, इम्यूनाइजेशन का काम करती हैं, एएनसीज का काम करती हैं। ये सारे काम जो होते हैं ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल करता है। सेकंड आपका देखो है रोगी कल्याण समिति, जिसको पेशेंट वेलफेयर कमेटी बोलते हैं। अ कमिटी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एक प्रॉपर कम्युनिटी बनेगी जो कि एक हॉस्पिटल को मैनेज करेगी। फिर आपकी वो पीएचसी हो या फिर सीएचसी हो, ठीक है, आपके लोकल लेवल पे जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे ये करी जा रही है। ठीक है। क्लिनिकल हेल्थ सेंटर्स हो, कोई भी किसी भी तरह का स्मॉलेस्ट हेल्थ सेंटर ही क्यों ना हो, छोटे छोटे कैबिन ही क्यों ना लगे हो, उसके अंदर ही क्यों ना टेस्ट चल रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो आदमी टेस्ट कर रहा होगा वो ट्रेंड होगा और स्पेशलिस्ट होगा अपने पर्टिकुलर फील्ड में। ये भी बात जो है रोगी कल्याण समिति करता है, जो कि एनआरएचएम के अंदर आया था। ठीक है। फिर आपका है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। ये क्या करती है, नाम से समझ में आ रहा है, कम्युनिटी बेस्ड कमेटी होती है ये, जो कि आपके सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रमोशन पे बात करती है, यानी साफ सफाई के ऊपर, न्यूट्रिशन यानी क्या हमें खाना पीना चाहिए, और हेल्थ को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इनके बारे में बात करती है। फिर देखो ये जनानी सुरक्षा योजना हो गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जीएसवाई। ये क्या करती है, ये कैश इंसेंटिव देती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, जो जो विमेन होती हैं उनको ये कैश प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग देयर मंथ्स, जब उनका बहुत ही पीक टाइम होता है, ताकि उनको सही तरीके से अपने डिलीवरी करा पाए। और स्पेशल फोकस ऑन बीपीएल फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं और जो रूरल विमेन होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। ठीक है। देखो बेसिकली एनआरएचएम का मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ। जो पूरा एनआरएचएम है ना, आई थिंक यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, हाँ यहाँ पे मेंशन देखो, वनरेबल ग्रुप्स के ऊपर ये फोकस करती है। ठीक है।
ये पॉइंट आई थिंक छूट गया था। जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं ना, वनरेबल ग्रुप आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे समूह हैं जिनको सोशल बेसिस पे बहुत अलग किया जाता है, या फिर सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि उनके पास अगर पैसे कम हैं या फिर वो गरीब हैं तो उनको हम अलग समझते हैं, और सोशल बेसिस पे भी कि भाई हमारी सोसाइटी में उनकी इज्जत नहीं है तो हम उनको अलग करते हैं। तो जो वनरेबल ग्रुप होता है ये वैसे ही लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी इनकी रिस्पेक्ट कम होती है हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या फिर कंट्री के अंदर, जिसमें आपके देखो सबसे पहले विमेन को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा आप लोग सब स्पोर्ट्स फील्ड के हो, स्पोर्ट्स में जाने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आज भी कंट्री में थोड़ा बहुत विमेन को पीछे ढकेला जाता है स्पोर्ट्स के मामले में। तो विमेन को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ओवरऑल भी ये चीज़ है, आप सबने देखा होगा। फिर बच्चों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको करते हैं। जो हमारे कुछ सेक्सुअल माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो कुछ स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको करते हैं। सो सेक्सुअल माइनॉरिटी अलग है, स्पेशली एबल्ड लोग अलग हैं। किसी को कोई इंजरी है या फिर कोई उसको डिसीज है, तो ऐसे लोगों को अलग किया जाता है और ये वनरेबल ग्रुप में आते हैं और इनके ऊपर हेल्थ का सर्विस ये दी जाती है। तो अब हम जितने भी नीचे ये सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वनरेबल ग्रुप के लिए ये चीज़ें होती हैं। जो थोड़े से कमज़ोर लोग हैं, पैसों के तौर पे भी, सोसाइटी के तौर पे भी, उनके लिए सारी चीज़ें होती, ठीक है। फिर आपका है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो ये आपका मदर्स के लिए हो गया। ये अब क्या हो गया, ये डिलीवरी के टाइम पे बच्चों के लिए हो गया, जहाँ पे फ्री डिलीवरी मिलेगी, फ्री सी सेक्शन है, फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न्स। तो यहाँ पे डायग्नोसिस भी जो होता है वो भी यहाँ पे फ्री आपके लिए होता है। फिर ये पॉइंट हमने ऊपर देख ही लिया था, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ फैसिलिटीज, अपग्रेडेशन ऑफ सब सेंटर्स, जो भी छोटे छोटे सेंटर्स हैं। फिर आपके ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट जनरली जो दिल्ली के बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि छोटे छोटे ट्रक्स में आपके जो मेडिकल यूनिट्स हैं वो चलते हैं, कभी कहीं भी चले जाते हैं, जहां पता चलता है कि भाई इस एरिया में कोई इश्यू हो रहा है, चेकअप करने की जरूरत है, तो वो लोग फटाफट अपनी गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये मेडिकल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। फिर ये कुछ छोटा सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि भाई जो आपका मिशन चल रहा है, ये स्टेट हेल्थ मिशन भी इसमें हेल्प कर प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो देखते हैं सारी चीज़ें कि जो एनआरएचएम है, जो नेशनल लेवल पे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो हमारे स्टेट में हो रहे हैं कि नहीं। फिर स्टेट वाले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले से, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन हो गया। इसको जो आपके परिषद होते हैं, जो कलेक्टर लोग होते हैं, वो लोग पूरा मैनेज करेंगे, डीएम वगैरह मैनेज करेंगे। और फिर फाइनली आपका विलेज विलेज आ जाएगा, जहाँ पे जो विलेज हेल्थ कमेटी होती है, फिर आशा की मदद से, जो हमने आशा स्कीम पढ़ी थी जहाँ पे विमेन होती हैं वो काम करती हैं, तो ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो ये बस इतना बताया जा रहा है कि एनआरएचएम के अंदर कैसे छोटे छोटे जो और फील्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, ये वही सेम है जो हमने ऊपर देखा था। तो देखो, फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो आरसीएस का भी मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर देख लिया था। इम्यूनाइजेशन की बात करता है तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये भी हमने ऊपर देख लिया था, ताकि वो सेफ रहें और जो डेथ रेशियो है वो कम हो जाए। डिसीज कंट्रोल में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, एचआईवी हो गया, लाइफस्टाइल डिसीजेस हो गए, जो नॉर्मल डिसीजेस हमें होते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की भी बात ये करेंगे, क्योंकि हेल्थ की बात है तो भाई डिसीज कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स बताएंगे कि भाई न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए। अब आपको पता है हमारी कंट्री में प्रोटीन को लेके कितना ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ना पता हो कि हमें एवरेज जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, जो हम तो चलो फिर भी स्पोर्ट्समैन है, हमें ज़्यादा चाहिए, बट जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो कि 11 to 5 जॉब में है, 9 to 5 जॉब में, किसी में भी हैं, तो उनको कम से कम 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट यहाँ पे कंज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मदर 65 किलोग्राम्स की हैं तो उन्हें रोज कम से कम इंटू आप इसको 0.8 कर लो या फिर सीधे सीधे 1 में मल्टीप्लाई कर लो, तो उनको रोज 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ये जो नंबर है लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, क्वार्शिकोर हो गया या बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारी कंट्रीज में प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। तो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स में ये भी बताया जाता है कि आपको फैट कितना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, प्रोटीन्स कितने खाने चाहिए, जो ऑयली चीज़ें होती हैं, जो अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर बताई जाती हैं। एंड देन फाइनली एडोलसेंट हेल्थ है। एडोलसेंट के बारे में देखो पूरा आपका टॉपिक ही है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर, तो ये भी हम टॉपिक अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे।
इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन एंड एनीमिया कंट्रोल फॉर एडोलसेंट्स। तो हेल्थ के बारे में एजुकेशन देता है, और एनीमिया, एनीमिया बेसिकली आपका जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो उससे रिलेटेड होता है, तो उसको भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट अब देखो हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ये आपके साल 2025 के सारे क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट आपके आए हैं। अब देखो आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको याद होगा मैंने आपको डेट के साथ बताया था, अप्रैल 2005 में ये आपकी लॉन्च हुई थी, 12 अप्रैल 2005। अब देखो क्योंकि 2005 पूछा जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपसे मंथ और डेट भी पूछ ले, तो याद रखना 12 अप्रैल 2005। क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज, देखो क्योंकि आपका एक सेपरेट टॉपिक है ना, ये देखो एक अलग से पूरा टॉपिक है, तो इसके बारे में तो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसीज जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी 7-8 पॉलिसीज हैं, तो उसमें मैं आपको बोलूंगा कि हाँ आप ईयर याद कर लो, लेकिन डेट उसमें याद मत करो, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा और इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम की भी लिमिट होती है और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ जो आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये हो गया, फिर एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, इनकी डेट्स भी आपको साथ में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल आपका जो आंसर इसमें होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2005। ठीक है, फिर आपका है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज ऑपरेशन इन होल कंट्री विद स्पेशल फोकस ऑन। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो हमने पढ़ा था कि पूरे देश में लागू है, लेकिन वो कितने स्टेट्स हैं जिनके अंदर स्पेशली उस पर फोकस किया जाता है, तो वो कितना था हमारा 18। ये भी हमने ऊपर अपने नोट्स में पढ़ा था। ठीक है, और इसीलिए मैंने नोट्स में और इतनी सारी एडिशनल चीजें डाल दी हैं, ताकि अब अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ये मेरी तरफ से कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम मर्ज्ड विद द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन टू फॉर्म एनएचएम। तो ये आपको याद होगा 2013 में आपका नेशनल हेल्थ मिशन आ गया था, जिसने किसको मर्ज किया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को। तो ये भी देखो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है जो कि पूछा नहीं गया, बट ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये देखो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इस सबका आंसर आप कमेंट में करोगे। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्कीम्स प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने जो अभी ऊपर प्रोग्राम्स देखे थे उसमें कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि एनआरएचएम के अंदर आए हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, और आप लोग इसको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, देखो आप लोग इसको कहां करोगे, आप लोग इसको कमेंट करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ठीक है, चलो तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी ऐप में आप जाके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे भी आप बात करके अगर आपका कोई भी डाउट है तो 6307333645 पे व्हाट्सएप करके भी आप अपने सारे क्वेरीज कर सकते हो, कंप्लीट डाउट क्लियर कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप जाके इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ और डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऐप के अंदर, वो भी जाके आप विजिट करो, उनको भी देखो, अपनी एजुकेशन लो, नोट्स को डाउनलोड करो। फिर 15 दिसंबर को हम लोग मिलते हैं अपनी क्लासेस में, जहाँ पे डिटेल में हम आपकी पूरी तैयारी करने वाले हैं, और आपकी ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि भाई मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको इस लिस्ट में शामिल करने की, और उससे बेटर यहाँ पे आपका फोटो लाने की इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलो फटाफट मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में, तब तक अपना ध्यान रखो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी।